जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था KGS IAS के। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल इस टेस्ट में दिए गए हैं, लगभग 150 सवाल यहाँ पर दिए गए, उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो आपको याद रखना कि भारत का जो पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था वो कौन था? तो वह अप्सरा था। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। याद रखना है कौन सा? अप्सरा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वह है अभिकथन और कारण से रिलेटेड। पहला है हमारा कि अभिकथन, लाइट इमिटिंग डायोड लैंप्स कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। LED जो लाइट होते हैं CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। और इसका कारण दिया गया है कि LED जो होता है CFL की तुलना में कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के उदाहरण है? तो आपको मालूम होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों के दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 किस में है? तो यह 1 और 4 सी में है। थोड़ा स्पीड चलूंगा दोस्तों, 150 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी। बिल्कुल सही है। जॉन लॉगी बेड ने टेलीफोन की खोज की थी। बिल्कुल सही है। JL बेड ने टेलीविज़न की खोज की थी। बिल्कुल ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। सही है। और JL बेड ने टेलीविज़न की खोज की थी। बिल्कुल सही है। रोंटगेन ने एक्सरे किरण की खोज की थी, न कि लेजर की खोज की थी। तो यही हमारा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि डेयर टू इरा डी पहल हाल ही में किस रोग पर केंद्रित कर रही है जिसमें दवा प्रतिरोधी स्ट्रेनों का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा रहा है? तो ये याद रखेंगे, डेयर टू इरा डी जो है पहल, ये किसके लिए बनाया गया? तो ये TB के लिए यानी तपेदिक रोग के लिए बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी CFD सिमुलेशन लॉन्च किया है? तो इस देश का नाम है दोस्तों फिनलैंड, जिसने क्या किया है? पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स लॉन्च किया है, सिमुलेशन लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, करंट से रिलेटेड ये सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में यानी स्कैटरिंग के संबंध में सवाल पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो आकाश का नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्णित करते हैं। तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे लंबी नहीं, छोटी होगा। छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग को अधिक प्रभावी रूप से क्या करता है? ये प्रकीर्णित करता है, इसलिए होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी बिखर जाती है। बिल्कुल सही है। जिससे दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। आपसे सही पूछा जा रहा था तो एक गलत है, दूसरा सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है? तो याद रखेंगे कि जब इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो ये तीनों के कारण बनता है। डिस्पर्सन के कारण बनता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण बनता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 किसमें है? तो यह है ऑप्शन डी में दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि एनीमिया फोन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका विकास कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी का आकलन करने के लिए किया गया था। बिल्कुल सही है, एनीमिया फोन तकनीक का। यह तकनीक मरीजों के लिए एनीमिया के निदान और उपचार को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगी। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है। तो याद रखना है डीपसीक LLM यह डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा है। डीपसीक कोडर भी है, डीपसीक मैथ भी है। डीपसीक न्यूरल जो है वह डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि किस सेल्सियस पर तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगना होता है। तो सेल्सियस तापमान का दुगना क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा F = 9/5C + 32। इसी का जब आप फार्मूला का उपयोग कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस। तो 160 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है फ़ारेनहाइट का तापमान सेल्सियस तापमान का क्या होता है दोस्तों, दुगना होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उपकरण दिया गया, दूसरे तरफ दिया गया मापक राशि। तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं यानी करंट मापते हैं। पायरोमीटर से हम लोग अत्यधिक उच्च तापमान मापते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या मापते हैं, तो वेट यानी भार मापते हैं। और बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी दाब को, प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि थर्मोफ्लास्क किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया को रोकता है। तो याद रखना है कि यह चालन भी को रोकता है, संवहन और विकिरण ये सभी को रोकता है यह थर्मोफ्लास्क। तो इसका राइट आंसर आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केशिका क्रिया पर निर्भर यानी कैपिलरी एक्शन पर निर्भर करती है। तो केरोसिन लैंप की बत्ती द्वारा ईंधन को लौ तक खींचना ये कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। गर्म रोटी पर घी फैलना ये कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को अवशोषित करना ये भी कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों। बड़े पैरों के जाइलम में पानी का ऊपर उठना यह भी जो है कैपिलरी एक्शन का यानी केशिका क्रिया का उदाहरण है। हैंड पंप से पानी बहना यह कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें केवल 1, 3 और 4 ही सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है हमारा कि तापमान में वृद्धि के साथ सयानता यानी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो तापमान में सयानता के वृद्धि के साथ सयानता यानी विस्कोसिटी जो होता है घट जाता है, ना कि बढ़ जाता है। तो ये तो गलत हो गया हमारा। और जब यही गलत हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे सराह के संबंध में यानी SARAH के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको याद रखना है ये सराह क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा लॉन्च किए गए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा सराह को। नेक्स्ट है कि महिला के आवाज़ की तुलना में पुरुषों के आवाज़ की सामान्य पिच क्या होती है। तो पुरुषों की आवाज़ महिला के आवाज़ की तुलना में पुरुषों के आवाज़ की सामान्य पिच क्या होती है। तो यह याद रखना है कि महिलाओं से क्या होती है, नीचे होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेज रफ्तार के वाहनों की पहचान करने के लिए पुलिस डॉपलर प्रभाव पर आधारित परावर्तित रेडियो तरंगे का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है ये। डॉपलर प्रभाव में देखा गया है कि आवृत्ति परिवर्तन गतिशील वस्तु की गति के जो होता है सीधे अनुपात होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वह वेलोसिटी के यानी गतिशील वस्तु के गति के सीधे समानुपाती होता है डॉपलर प्रभाव में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही कथन की पहचान करना है तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सवाल है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य एक्सरे की तुलना में कहीं अधिक होती है। कल भी हम लोगों ने देखा था कि रेडियो तरंगों का जो वेवलेंथ था वो एक्सरे किरणें से क्या था, एक्सरे किरणों से अधिक था इसका। तो ये तो सही है। एक्सरे की ऊर्जा रेडियो तरंगों की तुलना में कहीं अधिक होती है। अब देखिए जिसका वेवलेंथ
जिसका वेवलेंथ अधिक हो जाएगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ अधिक होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखना है। तो एक्सरे का वेवलेंथ कम है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी, और रेडियो तरंगों की वेवलेंथ अधिक है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम होगी। तो ये याद रखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होती है? तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, बिल्कुल यह सरफेस टेंशन के कारण होता है। तेल का पानी की सतह पर फैल जाना, यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। सुई का पानी पर तैरना, यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। यानी तीनों की तीनों जो घटनाएं यहाँ पर दी गई है यह सरफेस टेंशन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग किन्हें कहा जाता है, मैकेनिकल वेव किन्हें कहा जाता है? जिनको ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, माध्यम, याद रखना है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता किसे होती है? तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कैसा है, अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखना। ध्वनि कैसा तरंग है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि एक्सरे किरणें, रेडियो तरंगे, एक्सरे किरणें, यूवी किरणें, ये जो है यांत्रिक तरंगों का उदाहरण नहीं है। यानी इसको ट्रैवल करने के लिए जो है दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। मनुष्यों की श्रव्य सीमा क्या है? मनुष्यों की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कई बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो है ही, इसके साथ साथ कौन सा है, तो केंद्रीय स्तर पर कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, उर्वरक, नागरिक उन्नयन और महिला एवं बाल विकास के सचिवों वाली एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शुरू की गई है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इसका उद्देश्य 2024 से 26 के बीच 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह यानी SGH को कृषि कार्यों के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ये सही है, मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान में स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। किस मिशन के तहत? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। नेक्स्ट है कि हैकर समूह नो नेम 05716 मुख्य रूप से किस प्रकार के साइबर हमलों के लिए जाना जाता है? तो यह याद रखना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DDoS के नाम से जानते हैं, उसके लिए, उस साइबर हमलों के लिए यह जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में जापान के सबसे बड़े, सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान ने सैटामा, याद रखना है, सैटामा के राइकेन के वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम है रिमेई। क्या नाम है? रेमेई कहीं कहीं पे भी लिखा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ये क्या है दोस्तों? आपका एक क्वांटम कंप्यूटर है जो कि जापान के सैटामा में स्थापित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यह सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा सिम्बैक्स अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिम्बैक्स जो अभ्यास है दोस्तों वह आतंकवाद निरोधक अभियान से संबंधित है, सिम्बैक्स। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई, समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? कितनी काट दीजिए यहाँ से। तो याद रखना है आधा होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई, तभी वो अपना प्रतिबिंब दर्पण में पूरा देख पाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है? तो दंत परिरक्षण में अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेविंग दर्पण में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं। कारों में रियर व्यू देखने के लिए हम लोग कन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, न कि अवतल लेंस। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, न कि अवतल दर्पण का। तो ये तो नहीं होगा। सौर कुकर में हम लोग यानी सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का अनुप्रयोग क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं। तो इसका 1 2 3 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 5 किस में? तो यह है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फुगाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया था, बिल्कुल सही है।
फुगाकू जो है ये जापान का एक सुपर कंप्यूटर है और इसका नाम जो है माउंट फूजी के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल सही है। यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो आरएम आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो आरएम आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत के GSAT N2 यानी GSAT 20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए स्पेसएक्स द्वारा किस रॉकेट का उपयोग किया गया था। तो सभी को मालूम होगा फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया था। कौन सा उपग्रह भेजने के लिए? GSAT 20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए। ये किसका है? स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बृहस्पति ग्रह और उसके सबसे बड़े चंद्रमा का अन्वेषण हेतु एक जापानी मिशन है। तो जापानी मिशन नहीं है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यह अंतरिक्ष यान के लिए उपकरण और कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु जाक्सा और स्पेसएक्स का एक सहयोगात्मक है। तो नहीं, ये नहीं है, ये नासा, याद रखेंगे, नासा सहयोग कर रहा है किससे? यूरोपियन एजेंसी को। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका सहयोग कर रहा है नासा इस मिशन में। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो गलत कथन की पहचान करना है तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर है हमारा एक तरफ अंतरिक्ष यान दिया गया और उससे संबंधित देश। तो कौन सा अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ड्रैगन 2 है, तो ड्रैगन 2 देखकर आपको चिन्ह नहीं लगाना है। ये जो ड्रैगन 2 है वह स्पेसएक्स का है। तियांगोंग 1 जो मिशन है वह चीन का है। होप मार्स मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी UAE का ये मिशन है। और वाइजर 2 जो है यह नासा का मिशन है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और डी का क्या हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वह प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो है यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी की बाल्टी में रखी पेंसिल को देखता है तो पेंसिल अपने वास्तविक स्थिति की तुलना में अधिक निकट दिखाई देगी। बिल्कुल सही। यह रिफ्रैक्शन का जो है दोस्तों उदाहरण है, प्रकाश का। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, उसका ये एग्जाम्पल है। यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह से ऊपर स्थित किसी सिक्के को देखता है तो उसे वह सिक्का वास्तविक स्थिति से उस सतह से अधिक ऊपर दिखाई देता है। तो यह भी जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सही कथन पहचानना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड सवाल दिया गया कि ऑप्टिकल फाइबर से किया गया संचार रेडियो तरंगों के व्यवधान से मुक्त होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे यह काम करता है, यानी TIR पे यह काम करता है। बिल्कुल यह सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परम सिद्ध AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन की आपको क्या करना है? पहचान करना है। तो यह सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CDAC के नाम से जानते हैं द्वारा विकसित सबसे तीव्र क्वांटम कंप्यूटर है। पहला यह दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह क्वांटम कंप्यूटर नहीं बल्कि क्या है? यह सुपर कंप्यूटर है। क्या है? यह सुपर यानी सुपर कंप्यूटर है। ये तो गलत हो गया। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का उपयोग करके औषधि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। तो यह बिल्कुल सही है। परम सिद्ध AI जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो CDAC के द्वारा विकसित किया गया है और इसे
किसके लिए विकसित क्यों किया गया है? तो औषधि अनुसंधान के लिए, जलवायु मॉडलिंग के लिए और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को गति देने के लिए इसका विकास किया गया है। तो 1 सही है, 1 गलत है, 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया, जहां AI में निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल इस बार BPSC के लिए, और BPSC ट्री 4.0 जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, उसके लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी यह सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था फ्रांस के पेरिस में। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड फ्लॉप्स का जो होता है पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक सिद्धांत कौन सा है? मुख्य भौतिक सिद्धांत है केंद्रापसरी बल। कौन सा है दोस्तों? केंद्रापसरी बल है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कण भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिक बलों की मान्यता दी गई है? बलों को मान्यता दी गई है विशिष्ट मौलिक बलों की, यानी कण फिजिक्स और सामान्य सापेक्षता में। तो याद रखना है, इसमें 4 विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका नाम है EVO2। क्या नाम है? इसका नाम है EVO2। हाल ही में ऑसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ऑसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है आपके अमेज़ॉन के द्वारा, ऑसिलॉट चिप का विकास। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है। एज कंप्यूटिंग की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है आपको ये पहचानना है। तो कम विलंबता वाले एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है। कंटेंट को तीव्र गति से उपलब्ध कराना इसका काम है, बिल्कुल सही है। व्यवसायों और ग्राहकों के लिए त्वरित जानकारी देता है यह एज कंप्यूटिंग, यह भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? कंप्यूटर की भाषाएं पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, और सभी के सभी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, याद रखना है। कंप्यूटर का भाषा कौन कौन सा है? तो गो कंप्यूटर की भाषा है, मतलब ये भी कंप्यूटर का जो है भाषा है। रस्ट ये भी कंप्यूटर का भाषा है। HTML जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का भाषा नहीं है। कोबोल भी जो है कंप्यूटर का भाषा है। तो इसमें केवल 1, 2, 3 और 5 ये कंप्यूटर का भाषा है। HTML जो है दोस्तों कंप्यूटर का भाषा नहीं है, ठीक है। और HTML का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव न हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आपका, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो दाब नहीं है, पहला याद रखना है। दाब कैसा है? सदिश नहीं है, अदिश राशि है। तो दाब जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, ठीक है। दाब नहीं है तो दो यानी ऑप्शन हमारा क्या क्या हो सकता है ये पहले देखते हैं। 2 जहाँ जहाँ है या ए होगा या तो डी होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। एक बात और भी आप याद रख सकते हैं कि दाब तो नहीं है, ऊर्जा भी जो है सदिश वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और कार्य भी जो है सदिश क्वांटिटी नहीं है। संवेग जो है यह वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। संवेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब जो है स्केलर है, ठीक है। तो दाब, ऊर्जा और कार्य। राइट आंसर की बात करें 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। ब्रह्मांड के विस्तार का विचार किस पर आधारित है? तो ब्रह्मांड के विस्तार का जो विचार है वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है।
प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ये प्रोबा मिशन के बारे में बोला जा रहा है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों कि यह इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है। इसका उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशनों में सहायता के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगतियों को मैप करना है, ये बोला जा रहा है आपसे। तो ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। इसका उद्देश्य जो है कोरोना का अध्ययन करना है। किसका? कोरोना का अध्ययन करना है, जो सूर्य के, कोरोना मतलब ये महामारी नहीं, सूर्य से रिलेटेड है ये, ठीक है, जो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है। साथ ही यह सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा, जिसे सौर पवन कहा जाता है, का भी अन्वेषण करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, प्रोबा 3 मिशन को। तो ये गलत हो गया, हमारा ए सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है? इजी सवाल है, स्टारलिंक किसका है? तो यह है स्पेसएक्स का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 का किससे दिया गया? तो जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। चुंबकीय पदार्थ है और उदाहरण। पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, आपसे ये बोला जा रहा है। तो याद रखना है कि एल्युमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है। फेरोमैग्नेटिक कौन है? तो फेरोमैग्नेटिक कौन सा है आपका? तो फेरोमैग्नेटिक होता है जो काफ़ी जो होता है वो शक्तिशाली चुंबक का उदाहरण है, मतलब चुंबकीय पदार्थ है ये। तो ये है नियोडीमियम, ये है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन सा है? तो डायमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है वो है तांबा। और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है क्रोमियम। राइट आंसर की बात करें तो ए का 3, बी का 4 होगा, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा? सी का 1 और डी का 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक तरफ उपकरण का नाम दिया गया और ऊर्जा का स्थानांतरण। तो डायनेमो क्या काम करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। विद्युत मोटर जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ना कि रासायनिक ऊर्जा को। तो ये तो गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा कि सही क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को कुछ सजाना, चलिए हम सजा देते हैं यहाँ पर। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है? तो विद्युत जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर सौर सेल क्या करता है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। और विद्युत सेल क्या करता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या है दोस्तों? रूपांतरण है। तो ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। एक तरफ भौतिक राशियाँ और इकाइयाँ हैं। त्वरण तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। फिर कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है जूल, ठीक है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा दोस्तों, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस में है? तो 2 4 3 1 है, ये ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 54 नंबर हमारा जो सवाल है वह है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT पर सभी के लिए उत्तरदायी AI शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह दोस्तों जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा
विश्ववस्या किससे संबंधित है? विश्ववस्य किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों किससे संबंधित है विश्ववस्य? तो यह है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यह जो है दोस्तों संबंधित है विश्ववस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए स्फीयर एक्स लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो यह नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। विमानिकी होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे कैसे गिरेंगे? तो याद रखना है एक ही गति से गिरेगी और एक साथ जमीन से टकराएंगी। याद रखना है निर्वात में समान ऊंचाई से अगर आप दो वस्तुओं को भिन्न भिन्न द्रव्यमान की जो दो वस्तुएं मान लेते हैं, एक 5 किलो का लोहा है, एक 2 किलो का लोहा है, और अगर उसे आप वैक्यूम में समान ऊंचाई से गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे। राइट आंसर होगा बी। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना है इसमें जो होता है कौन सा होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, बांध में संग्रहित ऊर्जा। राइट आंसर की बात करें तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिबल को उसे आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा कि विकृति एक आयामहीन राशि है जो प्रति इकाई मूल आयाम में विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है चाहे लगाए गए बल का परिमाण कुछ भी हो। तो यह जो है दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड ये सवाल दिया गया। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात केवल किसी पदार्थ की जो है इलास्टिक लिमिट तक ही स्थिर रहता है। इस सीमा के पार करने पर पदार्थ इलास्टिक अवस्था में प्रवेश कर जाता है जहां प्रतिबल विकृति का संबंध रेखीय नहीं रहता। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। केवल 2 ही सही है, यानी 1 और 2। राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर रहा है। किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? तो किस बिंदु पर होगी? राइट आंसर हो जाएगा औसत स्थिति यानी संतुलन स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के उदाहरण है? जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसमें से जैव उर्वरक का उदाहरण है राइजोबियम भी है, एजोटोबैक्टर भी है, माइकोराइजिया भी है और नील हरित सवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है दोस्तों यह जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 61 का डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने छीन सक्रिय डेंगू वैक्सीन टैक 003 विकसित किया? तो इस देश का नाम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यह विकसित किया है जापान देश ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएँ डायमेंशन कार्य के समान है? कार्य के समान किसका है? तो कार्य के समान इसमें आपको किसका देखने को मिल रहा है? तो कार्य के समान किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव को अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल तरंगों यानी वेव से सटीक रूप से पृथक करता है? ठीक है, 64 का ये है सवाल आपका। तो याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की गति जो होता है तरंग प्रसार के क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, और ऐसे मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य है। और प्रकाश कैसा है? तो अनुप्रस्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रखता है? तो यह है फेरोमैग्नेटिक। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दे तो यह अपना चुंबकीय गुणधर्म नहीं खोएगा। कौन सा सबस्टांस है ये? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। मृग तृष्णा किस परिघटना के कारण होता है? तो मृग जो तृष्णा है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो यह देखने को आपको मिलेगा दोस्तों वायु में तापमान प्रवणता के कारण प्रकाश का अपवर्तन, इसके कारण आपको देखने को मिलता है मृग तृष्णा। ऑप्टिकल फाइबर
हम लोगों ने देख रखा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित होता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है? तो यह जो विक्षेपण है किस कारण से होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो यह होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। आपने पढ़ा होगा, विग्योर के नाम से ये जाना जाता है। भौतिक राशि और मात्रक है। एक तरफ है लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी एक्सेलरेशन का, चाल का यानी स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ए का कितना हो गया? 3, अब बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का क्या हो गया? 2 हो गया। 3142 3142 किस में है? तो यह ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं इसमें, तो थोड़ा मैं स्पीड चलूँगा यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, VVI कर लीजिए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, तो यह मिशन 2030 से 2031 की अवधि के लिए निर्धारित है, बिल्कुल सही है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो यह जो है दोस्तों गलत है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न कि किसके द्वारा? तो याद रखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, न कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा। यह परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर केंद्रित है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही पूछ रहा था, तो 1 और 3 ही इसमें सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन फाइबर की विशेषताएं हैं? कार्बन फाइबर से रिलेटेड सवाल है। कार्बन फाइबर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उच्च तन्यता शक्ति इसमें होता है, बिल्कुल सही। कम तापीय चालकता होता है, ये गलत है। अधिक जो होता है तापीय चालकता इसमें होता है कार्बन फाइबर में। संक्षारण प्रतिरोध होता है, बिल्कुल सही है ये। और उच्च भार से शक्ति अनुपात है, तो यह भी बिल्कुल इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है कि जब वस्तु को लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप देख लीजिए, वस्तु को कहाँ रखा गया? लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच। लेंस का फोकस बिंदु और उसके बीच रखा जाएगा, तो यह कहाँ पर बनेगा? सवाल ये है। तो यह बनेगा दोस्तों आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से यह वर्णन करता है कि लोहा उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? लोहा जो है उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से संरेखित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अभी कथन और कारण से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया गया है। सवाल है हमारा कि प्रकाश की गति निर्वात में जो होती है अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। अधिक प्रकाशीय घनत्व के कारण सघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है, बिल्कुल सही है कि सघन माध्यम में जो डेंस जितना रहेगा उसमें प्रकाश का घनत्व जो प्रकाशीय जो घनत्व होता है वो क्या होता है? धीमा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 75 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अदिश राशि, सदिश राशि, विस्थापन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? तो यह यहाँ पे विस्थापन कैसा है? तो यह सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। चाल कैसा है? अदिश राशि। तो ये दोनों तो मैच कर गया हमारा। घूर्णी गति, तो यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत हीटर का कार्य, यह किसका उदाहरण है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण है। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4321। 4321 किसमें? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, कौन सा नियम यह कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है? तो यह कौन सा नियम कहता है? अच्छा सवाल दिया गया दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं। यह कहता है दोस्तों जूल का नियम। क्या कौन कहता है? तो यह जूल का नियम कहता है। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है
तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते बिल्कुल सही है। इनका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुंचाने में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह प्रकृति में धात्विक और अर्धचालक दोनों हो सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में VVI कर लीजिए, आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी उत्सर्जन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हो जाएगा गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। गामा किरणें तटस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। बहुत ही VVI ये सवाल है। जबकि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ये सभी के सभी जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं। उत्तल लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है आपको। तो ये समानांतर किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित करते हैं जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखना है कि उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है और वस्तु की दूरी पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, केवल सदैव वास्तविक नहीं, आभासी भी ये बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये गलत हो गया। ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकता है, बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 बिल्कुल सही है। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। अभिकथन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है ध्वनि की आवृत्ति तरंग आवृत्ति पर निर्भर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। कारण दिया गया कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों का ताड़त्व उच्च होता है, बिल्कुल सही है। या ये तीखी प्रतीत होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल आप PDF में देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी डिटेल में दिया गया। यहाँ पर मैं आंसर बता दे रहा हूँ और थोड़ा डिटेल इसका कर दे रहा हूँ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है रॉकेट। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूबिट शब्द का जो प्रयोग आपको देखने को मिलेगा वह क्वांटम कंप्यूटिंग में देखने को मिलेगा, क्यूबिट शब्द का प्रयोग। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान जो होता है दोस्तों बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा? यह बढ़ेगा। अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अदिश राशियों में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, बिल्कुल सही है कि स्केलर जो क्वांटिटी होता है उसमें परिमाण तो होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेग और त्वरण सदिश राशियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है। वेग और त्वरण यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य और ऊर्जा सदिश राशि, बिल्कुल गलत है। ये क्या है? अदिश राशि है। इनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। अदिश राशियाँ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये बोला गया है कि अदिश राशियाँ जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अदिश राशियाँ जो है दोस्तों ऋणात्मक हो सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। जैसे सेल्सियस सेल्सियस में तापमान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, हम लोग देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो 1 और 2 केवल सही है और 3 और 4 गलत है। राइट आंसर कौन सा कथन सही है? तो ए सही है। -40 डिग्री सेल्सियस आपने सुना होगा, तो वो क्या है? ऋणात्मक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सा काम करेगा? तो यह काम करेगा फोटोवोल्टिक सेल काम करेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। अभिकथन है हमारा कि निर्वात में सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समान दर से गिरती हैं, बिल्कुल सही है। कारण इसका बताया गया है, ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यह सही है। गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है, वह जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है? वह स्वतंत्र होता है। मास से वो क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है। ऐसा इसलिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 87 नंबर हमारा सवाल है कि सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही है। कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है, तो ये गलत है। एक चालक का जो प्रतिरोध होता है तापमान के अनुसार स्थिर नहीं रहता है।
तांबा एक सुचालक है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 इसमें केवल सही है। तो आपसे पूछ रहा था क्या कौन सा गलत है, गलत आपसे पूछ रहा था, तो गलत इसमें केवल कौन सा है, 3 इसमें गलत है। दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है, सही कथन की पहचान करना है। तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है। उत्तल दर्पण जो है दोस्तों हमेशा आभासी, कैसा बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा। आभासी ये बनाता है, सीधा बनाता है और कैसा बनाता है, ये छोटा बनाता है, न कि आवर्धित यानी बड़ा बनाता है। समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वह दर्पण के जो पीछे नहीं आगे स्थित होता है, ठीक है, पीछे नहीं आगे ये स्थित होता है। तो सही पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 ही केवल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ उपकरण दिया गया और कार्य दिया गया। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में यानी एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। तो याद रखना है ये जो ट्रांसफार्मर है यह वोल्टेज रूपांतरण का एक उपकरण है। कैथोड रे यानी CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये काम क्या करता है, तो यह एसी सिग्नल सहित अलग अलग वोल्टेज के तरंगों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और रेक्टिफायर यानी डायोड आधारित रेक्टिफायर ये काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा प्रत्यावर्ती यानी एसी को डीसी में परिवर्तित ये करेगा। और इंडक्शन यानी एसी मोटर क्या काम करेगा, तो यह जो है क्षेत्रों के घूर्णन यानी एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यह कार्य करता है। और CRO कैथोड मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती तरंगों का क्या करता है, यह दृश्यांकन करता है। तो ट्रांसफार्मर का तो ये वोल्टेज रूपांतरण हो गया, फ्लक्चुएट जो का होता है वोल्टेज हमारा, ये 4 हो गया, A का, B का हो गया 3, C का हो गया 2 और D का क्या हो गया 1, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस में है, ये है ऑप्शन सी में। अभिकथन कारण से रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सूर्य की ऊष्मा जो है विकिरण के माध्यम से जो है पृथ्वी तक पहुँचे, बिल्कुल सही है ये। तो विकिरण विद्युत और कैसा विकिरण, लघु होता है, और जब पृथ्वी इसको परावर्तित करती है तो ये कैसा करती है, दीर्घ करती है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कारण भी इसका सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इनमें से कौन सा असंपर्क बल है, असंपर्क बल कौन सा है, काफ़ी अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं दोस्तों। असंपर्क बल जो है चुंबकीय जो बल है वह असंपर्क बल है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। अगर पूछे कि वेबर क्या है, तो याद रखना है ये चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो 93 नंबर है कि धातु परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। विद्युत धारा एक चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, बिल्कुल ये सही है। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है, तो आपने पढ़ा होगा R = ρl/a, तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। किसी धातु में विद्युत धारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रवाहित होता है, तो प्रोटॉन की गति से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होता है, प्रोटॉन के कारण नहीं। और क्या है हमारा कि ओमिक चालकों में प्रतिरोधक के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ओमी चालक में V = I और ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो यह जो है 4 नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। केवल आपसे पूछा जाता है सही, तो 1, 2 और 4 जो हैं इसमें सही दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। अभी कथन और करण से रिलेटेड सवाल है। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरिक्ष यात्री भारीहीनता महसूस करते हैं, ये बोला गया है। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है।
तो याद रखना है कि पृथ्वी की जब परिक्रमा करते हैं तो अंतरिक्ष आदि जो है वेटलेस महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण जो है दोस्तों नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट आपूर्ति की आवृत्ति क्या है, ये पूछा गया है। तो यह है 50 हर्ट्ज। इनमें से कौन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कर लें। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सिंपल मिरर में, समतल दर्पण में, सॉरी प्लेन मिरर में, सिंपल मिरर में बोल रहा हूँ। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और समान आकार का बनता है, याद रखेंगे। समुद्री समीर मुक्त उष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है? तो समुद्री जो समीर है दोस्तों किस कारण उत्पन्न होती है? तो संवहन के कारण यह जो है आपको देखने को मिलता है। संवहन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में तो कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग संवहन बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला एक आवेशित कण अनुभव करता है, तो यह अनुभव करता है क्या? अधिकतम बल अनुभव करता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, बायो हैकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की आपको पहचान करना है। तो इसका उपयोग जीवित प्राणियों के गुणों या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह बायो हैकिंग का जो है दोस्तों सही मतलब क्या है, डेफिनेशन आप कह सकते हैं एक तरीके से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौतिक घटनाएं और न्यूटन के नियम पर या संबंधित अवधारणा, यानी न्यूटन के किस नियम पर यह आधारित है? तो रॉकेट प्रणोदन, तो आपको मालूम होगा कि रॉकेट जो है तीसरे सिद्धांत पर न्यूटन का कार्य करता है, ठीक है। तो ए का तो 1 हो गया। गाड़ी को जोर से धकेलने से त्वरण में वृद्धि, तो ये जो है न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। सिक्का तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बल ना हो, ठीक है। तो जब तक कोई फोर्स काम नहीं, तो ये पहला न्यूटन का नियम है, बिल्कुल सही है। और गेंद को साइड से किक मारना, ये जो है असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन है। ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1342। 1342 किस में है? ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 101 नंबर हमारा जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो याद रखना है कि ध्वनि एक माध्यम में एक विक्षोभ के रूप में फैलती है, जिसमें कण अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 102 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से वर्णन करता है? इसको कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि साइंस में एक भी सवाल छूटेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल दिए गए, डिटेल भी काफ़ी अच्छा दिया गया इसका PDF में। मैं डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF में, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है? तो सबसे सटीक कथन है कि प्रतिध्वनि ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण होती है और ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग करके इसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ऑडिटोरियम में जो आवाज़ गूंजता है किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि जो होता है, ध्वनि बार बार टकरा कर आपके कानों तक पहुंचता है, इसलिए ऑडिटोरियम में आपको आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब रिपीटेड आवाज़ आपको सुनाई देता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड के गुणों और उपयोगों का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड तरंग उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती हैं जो धातुओं में दोषों का पता लगाने और चिकित्सा छवियों बनाने में सक्षम होती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोद तथा दाब के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से जो है वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाने वाले प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है, और यदि प्रणोद स्थिर हो तो यह सतह के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है?
तो क्यों कम होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। चूँकि जो है चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है, जिसके परिणाम से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए हमें जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अच्छा सवाल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण आधारित नहीं पूछा गया। तो पनडुब्बियों की डिजाइन बनाना यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। रक्तचाप को जो है मापना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है दोस्तों। दूध की शुद्धता की जांच के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोमीटर से तल पदार्थ का जो है घनत्व मापा जाता है, यह भी सही है। रक्तचाप मापना जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का पर आधारित नहीं है, ठीक है। जबकि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बियों की डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा तब बढ़ती है जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है, क्योंकि इसे वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति में सहायता करता है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि उठाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 109 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम का सही वर्णन करता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान यदि वायु प्रतिरोध को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा समान रहती है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई कम होने पर कम होती जाती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है, उसकी गतिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई कम होने पर बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। तो सही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा है। और एक और है यहाँ पर कि अधिकतम ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है। तो यह जो है दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अधिकतम ऊंचाई mgh आपने पढ़ा होगा, ये हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो होता है वह यानी हाफ mv² क्या होता है, यहाँ पर शून्य होता है। तो केवल इसमें जो है 1, 2 और 4 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है। तो यह किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो कैंसर उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं, CAR-T सेल थेरेपी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन संपादन तकनीकें हैं। कौन सा जीन संपादन तकनीकें हैं आपको ये बताना है। तो कौन सा जीन संपादन तकनीक है, तो याद रखना है न्यूक्लिक एसेस, ये जो है जीन संपादन एक तकनीक है। जिंक फिंगर न्यूक्लिएसेस ये भी है, टॉलन भी है, CRISPR-Cas9 ये भी जो है जीन संपादन तकनीक है। बहुत ही VBI ये सवाल है दोस्तों, NCERT से ये सवाल लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब धातु की छड़ को गर्म करते हैं आप तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, तन्यता इसमें होता है, इस कारण। वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। संवेग संरक्षण से रिलेटेड सवाल पूछा गया। राइट, इसका आंसर हो जाएगा बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए दो स्केटर्स। ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उपयुक्त ढंग से क्या है दोस्तों, दर्शाता है। लोलक में गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन दो रूपों के बीच परिवर्तित होता है। तो लोलक में गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन दो रूपों के बीच परिवर्तित होता है। तो लोलक में
पूछा गया, तो ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बीच में यह परिवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होती है? तो बल की प्रकृति जो होती है वह प्रतिकर्षक होती है। ठीक है, धन आवेश है, प्लस प्लस में क्या हो गया? रिपल्सन होगा। ठीक है, माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। वही उसी को प्रतिकर्षक बोलते हैं। किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि गुणवत्ता यानी ताल मुख्यतः निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ध्वनि गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर। ताल किस पर निर्भर करेगा? तो हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? तो यह कौन बताता है? तो यह बताता है सी, दूसरा नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, जिसमें सेकेंड लॉ यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। 118 नंबर हमारा जो सवाल है वो है कि जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है तो उस वस्तु के लिए समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार टाइम डायलेशन इसलिए होता है क्योंकि उच्च गति अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम की संरचना को विकृत कर देती है। तो यह भी स्टेटमेंट मतलब कारण इसका सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा डिटेल आप पीडीएफ में देख लेंगे दोस्तों। प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछा गया। प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। हवा से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति क्या हो जाती है दोस्तों? धीमी हो जाती है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की गति उतनी ही तेज होगी, तो उतनी तेज नहीं, उतनी कम होगी। ठीक है, ये गलत हो गया। अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 119 का ये सवाल पूछा गया है। तो यह बिल्कुल जो है दोस्तों सही है कि अपवर्तनांक जो होता है यानी शायद उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में रहा बार स्टार और बर्नेजिन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों जीएम सरसों से। याद रखेंगे, बार स्टार और बर्नेजिन किससे संबंधित है? तो जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है हमारा, उससे संबंधित है। तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय फील्डर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। यह क्रिया निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया, तो हाथों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को कम करने में। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंडक्टर्स यानी प्रेरक तत्व और संधारित यानी कैपेसिटर्स के कारण धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रतिघात, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 123 नंबर की घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर फेंकने से उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी गति पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में गति करती हैं। नेक्स्ट सवाल है 124 निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम के प्रत्यक्ष परिणाम या अनुप्रयोग है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे, बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉ है ये। विशालकाय वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, बिल्कुल सही है। बल त्वरण के समानुपाती होता है, ये सेकंड लॉ है, ना कि फर्स्ट लॉ, ये नहीं होगा। सुरक्षा बेल्ट जड़त्व के कारण होने वाली चोट से बचाव में मदद करता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए। 125 नंबर सवाल है कि बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बल के संबंध में पूछा जा रहा है यानी फोर्स के संबंध में। तो संतुलित बल वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, सही है।
बल की आवश्यकता केवल गति को रोकने के लिए होती है, उसे शुरू करने के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये तो गलत हो गया, दोनों के लिए होता है। शुद्ध बाह्य असंतुलित बल के परिणाम स्वरूप त्वरण उत्पन्न होता है। तो सही है कि शुद्ध बाह्य असंतुलित बल के परिणाम स्वरूप त्वरण उत्पन्न होता है। तो 1 और 3 सही है, केवल सी। वन 126 नंबर सवाल है, वह 126 नंबर कि कोई भी पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या एक समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल ना कार्य करे। बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये। जमीन पर विरामावस्था में स्थित किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा संदर्भ बिंदु के रूप में जमीन के सापेक्ष शून्य होती है। ये भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है, कारण सही है, लेकिन मतलब आर सही है, लेकिन ये जो आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। भौतिकी के शब्द है संवेग, ठीक है। तो संवेग होता है द्रव्यमान mv, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक है बल। और कार्य जो होता है वो क्या होता है, बल गुने दूरी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। न्यूटन क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अच्छा 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैं फिर से। बल जो होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी mv मैंने लिखा भी था लेकिन एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया। कार्य जो होता है वो क्या होता है, बल गुने दूरी होता है। न्यूटन क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो ये सही, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 किसमें, सी में। 128 नंबर सवाल है अभिकथन और कारण से रिलेटेड। आइए देखते हैं कि चलती बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। बिल्कुल सही है, जत्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गतिशील रहता है, यह भी सही है। और कारण जो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ये बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे आप लोग कि तापमान में वृद्धि के साथ जो होता है चालक का प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल बढ़ता है। ये गर्म करने पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह गलत है, गर्म करने पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ नहीं बल्कि क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की विशेषता 2f यानी फोकस दूरी का दुगना पर f और 2f के बीच, ये लेंस के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जब फोकस पर हो तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो सी का 4 आपको देखना है। तो सी का 4 किस में है, सी का 4 2 में है, ठीक है। और ए का 2 मालूम भी चल गया कि ए का क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको वहाँ पर ध्यान देना है। तो ए का 2 होगा, यानी 2f पर जब होगा तो वास्तविक उल्टा आकार में समान होगा, ये होगा। और फोकस पर जब होगा तो ये कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब अनंत पर होगा। अब है हमारा कि f और 2f के बीच होगा, f और 2f के बीच होगा तो ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का। और प्रकाश केंद्र और f के बीच हो तो ये बनेगा हमारा आभासी, सीधा और आवर्धित। तो 2 3 और क्या हो गया, 4 और 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। 131 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाता है। तो किसी द्रव की श्यानता को बढ़ाता है दोस्तों प्रबल अंतर आणविक बल, ठीक है। कौन बढ़ाता है, प्रबल अंतर आणविक बल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 132 नंबर सवाल है कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क को अनियमित संचार आवश्यकता वाले उपकरणों यानी बहुत बड़ी संख्या को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क के अंतिम उपकरणों केंद्रीकृत गेटवे से जोड़ने के लिए स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी से ये सवाल पूछा गया। तो कारण भी इसका सही है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सभी संदर्भों में स्थिर रहता है।
तो द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वह सभी संदर्भों में क्या रहता है, आप सॉरी गलत बता दिया मैंने, प्रकाश की गति जो होती है वह सभी संदर्भों में स्थिर बनी रहती है, स्थिर बना रहता है, याद रखना है। आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसमें बताया था कि प्रकाश की जो स्पीड होता है वह सभी संदर्भों में क्या होता है, स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों गैलीलियो। ठीक है, क्या नाम है? गैलीलियो नाम है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना होता है? तो कोणीय वेग इसका आपसे पूछा जा रहा है। इसका कोणीय वेग होता है 7.27 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अपोलो 11 किसका मिशन था? तो अपोलो 11 जो था यह अमेरिका का मिशन था। चंद्रयान 3 ये भारत का है। चांग है चीन का, लूना 2 है रूस का। ठीक है, याद रखना है। लूना 2 किसका है? तो चंद्रमा, लूना से नाम से ही फेमस है, ये चंद्रमा के अन्वेषण के लिए इसे भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा। तो 3, 4 और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में है। 137 नंबर सवाल है कि नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार सीमा को दर्शाता है? तो यह इसका आकार सीमा होता है 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁷ मीटर तक नैनो स्केल होता है ये। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है? किसमें सबसे धीमी गति से चलेगा? आपसे ये सवाल पूछा गया। तो कांच में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। उसके बाद लिक्विड में। सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। निम्नलिखित में से कौन घूर्णी गति का उदाहरण है? घूर्णी गति का उदाहरण कौन सा है, ये सवाल है। तो घूर्णी गति का उदाहरण है अपने धुरी पर घूमता पंखा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संसूचन में फोटो इलेक्ट्रिक उपकरणों का एक समान अनुप्रयोग है? राइट आंसर हो जाएगा फोटो डायोड लाइट सेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है, बिल्कुल सही। स्थिर घर्षण सामान्यतः गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। स्नेह का उपयोग करके घर्षण को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। 1, 2, 4 ही सही है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा 3D प्रिंटिंग तकनीक का लाभ है? 3D प्रिंटिंग तकनीक का लाभ आपसे ये जो है पूछा गया है। तो अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग तकनीक का, तो सामग्री की बर्बादी में कमी लाता है, बिल्कुल सही है। तीव्र प्रोटोटाइपिंग और कस्टमाइजेशन ये 3D प्रिंटिंग का लाभ है। तो एक 142 का, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो 142 का ये भी सही है। जटिल ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण अतिरिक्त उपकरण के बिना किया जा सकता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अच्छा सवाल है। तो यह एक नेटवर्क पर साझा किए जाने वाला एक सुरक्षित केंद्रीकृत डिजिटल बही खाता है। 143, तो यह गलत है दोस्तों। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल बही खाता प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों में लेनदेन रिकॉर्ड करती है। यह क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये गलत हो गया। यह डेटा की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही। इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल पहचान प्रणालियों में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है केवल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रैंसमवेयर को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? रैंसमवेयर को कौन परिभाषित करता है? तो यह जो है दोस्तों रैंसमवेयर मैलवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक, इनक्रिप्ट
करता है और उसे रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। ये होता है रैंसमवेयर का। क्या है? एक प्रकार का यह मेलवेयर है। ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS हमले का सबसे उपयुक्त? आया हुआ क्वेश्चन याद कीजिए, हम लोगों ने DDoS के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कौन व्याख्या इसका करेगा? तो कई सिस्टम एक साथ किसी सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं जिससे सेवा में बाधा उत्पन्न होती है। ये होता है DDoS का। CERTEIN के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कि यह भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। बिल्कुल सही है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य है। यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा हमारा है क्या कि यह भारत में साइबर कानूनों को लागू करने और साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो है दोस्तों साइबर कानूनों को लागू करने या साइबर अपराधी को सजा दिलाने के लिए नहीं है। इसका मुख्य दायित्व क्या है? साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। तो 3 गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 147 नंबर सवाल है हमारा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा के टेक्स्ट को समझने और बनाने करने में सक्षम है। बिल्कुल सही है। इसे मशीन लर्निंग विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया गया। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग मुख्यतः संख्यात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है और यह सामान्य भाषा के टेक्स्ट को संसाधित नहीं करता है। तो याद रखना है, यह संसाधित करता है। 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 148 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ईंधन सेल कहलाता है। बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा संपन्न करता है जिसमें केवल ऊष्मा और जल उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर होगा। और 149 नंबर सवाल है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिग्बी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जिग्बी आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यह है मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल से। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सवाल है आपका। आइसो बार समान वायुदाब से रिलेटेड है। आइसो हैव समान ऊंचाई से रिलेटेड है। आइसो हेलाइन क्या है? तो आइसो हेलाइन से तात्पर्य है मानचित्र या चार्ट पर उन रेखाओं से है जो जल निकायों में समान लवणता, यह समान लवणता से, यानी आप याद रख सकते हैं यह लवणता से रिलेटेड है, ना कि हिमपात से। तो यही गलत है हमारा। आइसो बात है गहराई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आज हम लोगों ने जो फिजिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी के 150 क्वेश्चन दिए गए थे KGS IAS के द्वारा जो टेस्ट 2 में, उसको हम लोगों ने देख लिया। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं अगर किसी का PDF नहीं डाउनलोड होता है तो मेरे दूसरे वाले वीडियो को आप खोल कर देख लें, वहाँ पर भी लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप खोल कर देखें, आप वहाँ से PDF आपको ज़रूर डाउनलोड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।